अपने जमाने का फियर्स इंटेलेक्चुअल कंसिडर कहा गया। इनके दोस्त कहते थे कि इन्हें जब भी भगत सिंह दिखते थे कोई ना कोई किताब हाथ में लिए रखते थे। इन्होंने ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन और रशियन लिटरेचर की विस्तार से पढ़ाई कर रखी थी। कुछ स्टेटमेंट के अनुसार इन्होंने अरेस्ट होने से पहले 250 किताबें पढ़ ली थी और जिन 2 साल ये जेल में थे उसके तकरीबन इन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी। न सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए बल्कि भगत सिंह को अपने लेख लिखने के लिए भी जाना जाता था। अपनी राइटिंग के लिए उनके आर्टिकल कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप जैसे मैगजीन में छपते थे। ये उस समय की सबसे फेमस मैगजीन हुआ करती थी। उनका कहना था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। How noble is this ideal? Let everyone be one's own. No one should be a stranger. How beautiful would the time be when alienation in the world is forever destroyed. The day this ideal is brought into practice, that day one can claim that the world has reached its zenith. How will the day look like when each individual is able to internalize this ideal in his heart? Just imagine. That day there will be so much strength that even shouting peace, peace will not be able to break the peace. That day no hungry soul will need to scream for food. Trade will be at the zenith of progress, but France and Germany will no longer go to horrible war in the name of trade. Both America and Japan will be there, but there will no east, no west. Black and white races will be there, but the Americans will not able to burn the native people alive. There will be peace, but no need for the penal code. There will be the British and the Indians, but there will be no division into masters and slaves that day. इसका मतलब है यह कितना महान आदर्श होगा। हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना रहे। वह कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वह दिन जब यह आदर्श स्थापित होगा, उस दिन हम यह कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया। एक ऐसा दिन जब फ्रेंच और जर्मनी एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे बल्कि ट्रेड करेंगे। वह दिन कहलाएगा द जेनिथ ऑफ प्रोग्रेस। एक ऐसा दिन जब अमेरिका और जापान दोनों देश एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से युद्ध नहीं करेगा। एक ऐसा दिन जिस दिन ब्रिटिशर्स भी रहेंगे और इंडियंस भी, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर राज नहीं करेगा। तो इस उच्च कोटि के विचार थे भगत सिंह के। अब मैं आपको बताऊंगी कि लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह के कुछ आखिरी दिनों के बारे में। तो लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात आई जबरदस्त आंधी सुबह होते होते सुहानी प्यार में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वे अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, तभी जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से मनोहार की कि वो भगत सिंह की कोई भी चीज लाकर उन्हें दे दें ताकि वे आगे आने वाले समय में अपने पोते पोतियों को बता सकें कि कभी वे भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह के कमरे में गया, वहां से उनका पेन और कंघा उठा के ला गया। सारे कैदियों पर उस पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई थी। आखिर में ड्रॉ निकाला गया। अब सारे कैदी मौन हो चले थे। उनकी निगाहें उनके सामने जाने वाले रास्ते पर टिकी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथियों को इसी रास्ते से फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जाने वाला था। एक बार पहले भी जब भगत सिंह को इस रास्ते से ले जाया जाने वाला था तो उस टाइम पे पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने उनसे ऊंची आवाज में पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेशन केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से उनका अभिमान और मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था वो उनके लिए करते थे। उनकी ही वजह से लाहौर के द्वारका दास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें जेल के अंदर तक आ पाती थी। हाँ,
सही कहा। और अब भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगाई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच लंबा शरीर बमुश्किल उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया। भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा, क्या आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं? मेहता ने उनको उनकी किताब दी। भगत सिंह उसे उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो अब उनके पास ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने भगत सिंह से पूछा, क्या उनके पास देश के लिए कोई संदेश है? भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। फिर इसके बाद मेहता ने भगत सिंह से कहा कि वो सुभाष बोस और पंडित नेहरू को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम जल्द मिलेंगे। मेहता के जाने की थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया गया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कल सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें आज रात 7 बजे ही फांसी दे दी जाएगी। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के अभी कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे कि उनके मुख से निकल गया, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी पूरा नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने एक क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनको फांसी दिए जाने से 1 दिन पहले अपने घर से शाम को उनके लिए खाना बना के लाए। लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 1 दिन पहले ही फांसी दिए जाने का फैसला ले लिया गया था। उसके थोड़ी देर बाद और बेबे को जेल के गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। इसके थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी से उनकी कोठरियों से उन्हें निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने आपस में अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबसे कहा गया कि वे अपना आखिरी स्नान कर लें और फिर उन्हें काले कपड़े पहनाए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वो वाहे गुरु को याद कर लें। भगत सिंह ने कहा, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोशा जरूर है, लेकिन अगर मैं आज उनसे माफी मांगने जाऊंगा तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक तो कोई नहीं है। इसके अंतिम दिन अब पास आ रहे हैं, इसलिए ये मुझे याद कर रहे हैं और मेरे पास माफी मांगने आया है। सही कहा। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कोई पदचापें सुनी। साथ ही भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कहीं दूर से संगीत का दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो सुनाई देने लगा। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को बुलाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच खड़े थे। वे अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते थे कि वे फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। इसके बाद तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सियां डाल दी गई, उनके पैर बांध दिए गए और फिर जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले फांसी पर कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने के लिए हामी भरी। फिर इन तीनों की एक एक कर रस्सियां खींच ली गई और जल्लाद ने पैर मारकर इनके पैरों के नीचे तख्ते को हटा दिया। काफी देर तक इनके शवों को तख्ते से ऐसे ही लटकते रहने दिया गया और फिर इनको नीचे उतारा गया। और इसके बाद वहां मौजूद सभी डॉक्टर, लेफ्टिनेंट कर्नल जे.जे.
और लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस छोड़ी ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद एक युवा क्रांति पर फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसको उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया और इस बाद में एक जूनियर ऑफिसर ने इस काम को अंजाम दिया। पहली योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाए, लेकिन जेल अधिकारियों का आभास हुआ कि जेल से धुआं निकलते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है, इसीलिए जेल के पीछे की दीवार तोड़ी गई और वहीं से ट्रक को अंदर लाया गया। बहुत ही अपमानजनक तरीके से इन तीनों के शवों को उस ट्रक पर फेंक दिया गया। इसके बाद तय हुआ कि इन सब का अंतिम संस्कार रावी तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत कम था, इसीलिए तय हुआ कि इनका अंतिम संस्कार सतलज के किनारे फिरोजपुर के पास किया जाएगा। इन सबको सतलज किनारे फिरोजपुर के पास ले जाया गया। एक पुलिस अधीक्षक गांव से एक पंडित को बुला लाया और अभी इनके शवों पर आग लगी ही थी कि गांव के लोगों को इसके बारे में पता चल गया और जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने गांव के लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो वे इन तीनों के शवों को ऐसे ही छोड़ अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोग इन अचले शवों पर पहरा देते रहे। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुम्बद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपने बाहों पर काले